गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? कल हमने जो चर्चा की अपने शीत युद्ध दौर के उपशीर्षक पर, वो था तीन दुनिया। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ये दुनिया अलग अलग खेमों में बटी हुई थी। पूरा विश्व दो महाशक्तियों के बीच बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। यूरोप भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी जो यूरोप था वो अमेरिका के साथ था और पूर्वी यूरोप वो सोवियत संघ के साथ था। ये संगठन अपने साथियों को, जिनके गुट में वो शामिल थे, उन्हें वो सुरक्षा देते थे, सहयोग करते थे उनका। अब देखिए, जो ये महाशक्तियां थी, इनके लिए छोटे छोटे देशों का बहुत बड़ा महत्व था। आप इसको समझें कि ये उन्हें अपने साथ क्यों रखते थे, क्या अहमियत थी इन छोटे छोटे देशों की जिनको इन्होंने अपने गुट में शामिल किया था। उनकी क्या भूमिका रही होगी, आप इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला है महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए। ये जो बड़ी शक्तियां थी, ये क्या करती थी कि जो संसाधन इनके पास थे, छोटी देशों के पास, चाहे वो तेल है, खनिज पदार्थ हैं, उनका वो उपयोग उनसे कर लेती थी, वो सब उनसे प्राप्त करती थी। दूसरा था भूक्षेत्र, उनकी जगह, उनका एरिया, क्षेत्रफल। उसका प्रयोग क्यों करते थे ये? ताकि वहाँ से ये महाशक्तियाँ अपने हथियारों और अपनी सेना का संचालन कर सकें, इसलिए उनके भूभाग का भी वो भली प्रकार से प्रयोग करते थे। नेक्स्ट था सैनिक ठिकाने। जो अन्य देशों के यहाँ उन्होंने सैनिक ठिकाने बनाए हुए थे, उनका प्रयोग किस लिए करते थे? कि जासूसी कर सके, दूसरे देश में क्या हो रहा है, वहाँ क्या कार्य चल रहा है। तो एक दूसरे पर जासूसी बहुत आसानी से की जा सकती थी। नेक्स्ट है आर्थिक मदद। इनसे ये अपेक्षा होती थी महाशक्तियों को, जो उनके अंदर शामिल थे, कि वो छोटे छोटे देश उनके सैन्य खर्च को भी वहन करें और वो उसमें मददगार भी साबित होते थे। वो उन शक्तियों के साथ मिलकर के उनकी सहायता करते थे। नेक्स्ट है विचारधारा। क्योंकि जिस गुट के साथ जो शामिल है, इसका मतलब क्या है कि वो उनकी उन विचारधारा से सहमत है, तभी तो उसमें शामिल है। तो उन गुटों में शामिल जो देश थे, उनकी निष्ठा से ये भी संकेत मिलता था कि जो दोनों महाशक्तियां हैं, वो भी पारस्परिक विचारों का युद्ध भी जीत रही हैं, परस्पर आपस के विचार भी उनसे मेल खाते हैं। नेक्स्ट है एक दूसरे से बेहतर। जो देश गुटों में शामिल हो रहे थे, वे ये अनुमान लगा सकते थे, वो ये सोच सकते थे कि उनके लिए बेहतर क्या है। उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी समाजवाद या साम्यवाद, इनमें से कौन सा बेहतर है, ये दोनों ही खेमे बहुत सहजता से इसका अनुमान लगा सकते थे। तो ये तो हुआ कि ये जो छोटी छोटी जो देश थे, महाशक्तियाँ इनका कैसे उपयोग कर सकती थी, मतलब इनके लिए क्या मायने थे इनके। अब आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहला था आपका संपूर्ण संसाधनों के लिए, चाहे वो खनिज है, तेल है, उसका प्रयोग वो करते थे। दूसरा भूक्षेत्र। भूक्षेत्र में क्या मतलब है? जहाँ से वो जो, हाँ, दूसरे महाशक्तियाँ हैं, वो अपने
हथियारों का संचालन कर सके, सैनिक संचालन कर सके, अर्थात हवाई अड्डे बना सकते थे। उनको वहाँ से उनको तो जगह चाहिए थी। फिर है सैनिक ठिकाने। उन सैनिक ठिकानों उन देशों में वो अपने सैनिक ठिकानों को भी स्थापित करते थे ताकि अन्य देशों की जासूसी वो सहजता से कर सके। नेक्स्ट है आर्थिक मदद। आर्थिक मदद, जो भी छोटे छोटे देश उनके अंदर शामिल हैं वो उनसे ये अपेक्षा करते थे कि वो उनकी आर्थिक सहायता भी करें, और निश्चय ही वो उनकी आर्थिक सहायता करने में सक्षम भी होते थे। विचारधारा, गुटों में शामिल प्रत्येक सदस्य देश उनकी विचारधारा से सहमत होता था, और उनकी जो विचारों के प्रति निष्ठा थी उससे उन्हें बल मिलता था। उन्हें लगता था कि पारस्परिक विचारों में वो युद्ध जीत सकते हैं। फिर है एक दूसरे से बेहतर। दोनों महाशक्तियां उन अपने साथियों के साथ ये अनुमान लगा लेती थी कि जो विचारधाराएं हैं, जो गुट हमारे अंदर शामिल हैं, वो उनकी विचारधारा को आपस में तोल सकते हैं, बता सकते हैं कि बेहतर क्या है, पूंजीपति, लोकतंत्र और उदारवादी, या फिर साम्यवाद जो विचारधारा है वो बेहतर है। अब ये तो उन महाशक्तियों का उन छोटे छोटे देशों को लाभ लेना रहा। इसके बाद मैंने आपको बताया दो शक्तियां बड़ी बड़ी थी, अमेरिका और सोवियत रूस। उसके बाद एक और शक्ति हमारे सामने निकल कर गई तीसरी दुनिया के रूप में, जिसने कदम रखा विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। वो थी गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद वो छोटे छोटे देश जो उपनिवेश साम्राज्यवादी देशों के गुलाम थे उनसे वो आज़ाद हुए। और उनका कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में जो शीत युद्ध का दौर था उस समय उनका जन्म हुआ। अमेरिका, सोवियत रूस, दो महाशक्तियां उनके सामने खड़ी थी। अब वो आज़ाद तो हुए, लेकिन उनके सामने में भी एक समस्या खड़ी हुई थी। उनके सामने समस्या क्या थी कि उन दो शक्तिशाली गुटों में से किस एक के साथ जाया जाए, या तो उनमें शामिल हो जाएं या नहीं। लेकिन उनमें से कुछ देश जो आज़ाद हुए थे और उनके साथ गुट निरपेक्ष देशों में शामिल वो देश जो उस विचारधारा को मानने वाले थे, उनके पास एक विकल्प था कि यदि हम इनके साथ शामिल हो गए तो क्या होगा? हमें उन देश का पिछलग्गू बनना पड़ेगा। जो वो हमसे कहेंगे हमें उसी बात को स्वीकार करना होगा। जो पहले स्थिति थी वही बात फिर अब हो जाएगी। और क्या होगा? फिर दूसरे पक्ष से मुफ्त में ही उन्हें एक दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। दूसरा सोचेगा भाई मेरे साथ भी तो शामिल हो सकते थे, तो बिना वजह एक दुश्मनी भी उनके साथ जुड़ जाएगी जो वो नहीं चाहते थे। उन्हें जबरदस्ती उनकी बात माननी पड़ती। तो उस समय ही ऐसे देशों का जन्म हुआ, ऐसे देश जो ना उधर रहे और ना इधर रहे, उन दोनों महाशक्तियों से तो बिल्कुल अलग हो गए। वो उस गुट में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ गए और दो ध्रुव में बटे हुए जो देश थे उनसे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और उनका उद्देश्य क्या रहा? विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, ये उनका उद्देश्य रहा। अब ये तो था कि वो अलग तो रखना चाहते थे। एक बात और सोचने की थी कि वो देश, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए जो देश थे, वो अपने आप को उनसे अलग तो रखना चाहते थे सॉरी, वो ये नहीं चाहते थे कि इनके साथ जुड़ जाएं हम, लेकिन वो
अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अलग थलग नहीं पड़ना चाहते थे, अपितु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनका सरोकार था। सरोकार से मतलब उसमें भी वो जुड़ा रहना चाहते थे कि जितने और राष्ट्र जो विदेशी नीति हैं, जो और भी सामने घटनाएं आएंगी, वो उनके साथ भी जुड़े रहें। बेशक वो उनके साथ नहीं है ना, इसका मतलब उन्होंने तटस्थ रहे कि ना मैं उसके साथ हूं और ना मैं इसके साथ हूं, मैं तो अलग हूं। ठीक है ना। तो उस समय उनके सामने यानी कि वो शामिल भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अपनी एकजुटता दिखाए रखना चाहते थे। तो इसी कारण से इन्हीं बातों को लेकर के एक जो आंदोलन शुरू हुआ वो हमारा गुट निरपेक्षता से मतलब वो भावना, उन देशों की वो भावना जो अपने आप को उन दोनों खेमों से अलग रख सके, गुट निरपेक्ष। अभी क्यों बना, अब देखिए कारण क्या रहे। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जो देश जुड़े, उसका क्या कारण रहा। पहला कारण तो बना कि शीत युद्ध के बाद की स्थिति, जब इनका जन्म हुआ, जब ये देश आज़ाद हुए, क्योंकि जिनके साथ ही जुड़े हुए थे, जिन उपनिवेश और साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ ही जुड़े हुए थे, उनका इनका शोषण उन्होंने बहुत किया। ये तो लुटे पिटे पहले ही थे बेचारे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से ये गुलाम थे। हम भी तो, भारत भी तो उसी उसमें था। उदाहरण तो अपना भी देख लीजिए कि भारत भी वही उसी स्थिति में था, लेकिन क्या है, आजाद हुआ। तो शीत युद्ध की जो बात की स्थिति थी कि जो अन्य देश थे वो इन उपनिवेशवादी शक्तियों से, साम्राज्यवादी शक्तियों से अपने आप को वो अलग हुए, और उनका जन्म ऐसे वातावरण में हुआ जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, बाद की स्थिति बनी हुई थी। और उस समय क्या हुआ, दो महाशक्तियां सामने खड़ी हुई थी। शीत युद्ध का जो दौर था तब भी हमारे सामने दो महाशक्तियां खड़ी हुई थी, एक तो अमेरिका और दूसरी सोवियत रूस। ये तो पहला कारण रहा, है ना, शीत युद्ध की स्थिति है। इसके बाद है सैनिक गुटों से पृथक रहना। वो नहीं चाहते थे, जो आंदोलन से जुड़े हुए जो देश थे वो चाहते थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए जो देश थे वो सैनिक गुटों से अलग रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ हवाई अड्डे बनाए जाएं, उनके यहाँ सैनिक ठिकाने बना दिए जाएं, उनके यहाँ से सैनिक कार्यवाही की जाए। नहीं चाहते थे वो बिल्कुल कि मेरे यहाँ से कुछ ना हो, मैं नहीं चाहता। तो सैनिक गुटों से वो पृथक रहना चाहते थे कि भाई मुझे नहीं बिल्कुल पसंद है, मैं तो अपने यहाँ जो मेरी इतना भाग है मैं उसी में सहमत हूँ, मुझे नहीं इसकी आवश्यकता है। तो वो सैनिक गुटों से भी अलग रहना चाहते थे। दूसरा, युद्ध की संभावना को रोकना। तीसरा कारण एक और रहा इस आंदोलन का कि युद्ध की संभावना, तीसरा युद्ध बनने जा रहा था। मैंने आपको बताया क्यूबा संकट का, मैंने बताया था कि यदि क्यूबा का संकट ना टलता तो निश्चय ही तीसरा युद्ध छिड़ना ही था। तीसरे युद्ध की विभीषिका में हम प्रवेश करने जा रहे थे। वो विभीषिका तो शायद उसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल है। तो ये देश मिलकर के तीसरे युद्ध से, क्योंकि जब वो शामिल हुए ही नहीं, ना इधर ना उधर, इनका एक मकसद ये भी रहा कि विश्व तीसरे युद्ध की आग में ना झुक जाए, ना वहां प्रवेश कर जाए, ऐसी स्थिति ना बन जाए। यदि वो निश्चय यदि वो शामिल होते हैं, मान लीजिए वो अमेरिका के साथ सम्मिलित हो जा रहे हैं या फिर वो सोवियत संघ के साथ सम्मिलित हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, दूसरे देशों से उनकी दुश्मनी हो गई और परिणाम क्या होगा कि उनके लिए एक नई मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो युद्ध की संभावना को रोकना भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक हमारा तीसरा उद्देश्य रहा। ये भी कारण था। चौथा, अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना। ये जो देश जो अभी नए नए आजाद हुए थे, नव निर्मित जो राष्ट्र थे, जिन्हें अभी सांस खुली लेने का मौका मिला था, वो क्या चाहते थे कि अब हमारी स्वतंत्रता में कोई बाधक ना बने,
अब कोई अन्य देश हमें दोबारा से गुलाम ना बना सके, इसके लिए वो अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए वो कटिबद्ध रहे। उन्होंने जुटता दिखाई कि कोई भी हमें अपने गुट में शामिल करके हमें वापस उसी आग में ना झोंक दे। इसके बाद है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। देखिए, जब भी कोई देश अपने आप को खड़ा करता है तो आर्थिक रूप से उसे पुख्ता होना पड़ता है। आर्थिक सबसे बड़ी जो उसकी नींव है वो आर्थिक है। और स्वतंत्र विदेश नीति, अन्य देशों से उसके कैसे संबंध हैं, अन्य देशों के साथ उसे किस प्रकार के संबंध निभाने हैं, किस प्रकार की उसके व्यवहार होने वाला है, उसकी कि हमारा अपना स्वतंत्र से हो, किसी के साथ नहीं कि कोई हमारे पे थोप दे ना। जब मैं आज़ाद हूँ तो मेरी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी है। दूसरे देशों के साथ मेरे संबंध कैसे हों, उनके साथ मेरी क्या कूटनीति बनेगी, उनके साथ मेरे किस प्रकार का व्यवहार होगा, क्या मुझे मेरी अपेक्षाएं उनसे हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ये स्वतंत्र संचालन की जो अभिलाषा है ये भी ये निरपेक्ष गुट आंदोलन का एक कारण बनी। फिर नेक्स्ट था आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता। अभी मैं बता के चुकी हूं कि कोई भी देश, उसकी नींव अर्थव्यवस्था होती है। यदि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो चरमरा सकता है, कभी भी गिर सकता है। आर्थिक रूप से भी वो अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनकी आवश्यकता क्या थी कि कोई भी क्षेत्र है जो आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा लग सकता है, चाहे वो कृषि है, उत्पादन है और अन्य जो टेक्नोलॉजी है, वो उस पर ध्यान देने की उन्हें आवश्यकता थी कि कौन सी ऐसी नीतियां हैं दूसरे देशों के साथ जोड़ करके जो उन्हें पूर्ण रूप से आर्थिक पुनर्निर्माण में सहयोग कर सकती हैं। तो ये 6 कारण ऐसे थे जिनके कारण ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। रिपीट कर दूं, पहला शीत युद्ध की बाद की स्थिति, दूसरा सैनिक गुटों से पृथक रहना, तीसरा तीसरे युद्ध की संभावना को रोकना, चौथा अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना, पांचवा स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा और छठा है आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता। तो ये तो हुए कारण। अब आप बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ, इसके 5 प्रमुख नेता रहे जिन्होंने इसकी नींव रखी। पहला क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और ये कहाँ से आते थे? एशिया से। ठीक। सेकंड नंबर पे जोसेफ ब्रास टीटो, ये थे युगोस्लाविया से, ये यूरोप वाले से देश, यूरोपीय क्षेत्र से थे। और तीसरे गमाल अब्दुल नासिर, ये थे मिस्र कहाँ थे? अफ्रीका में। तीसरे ये थे। और चौथे थे सुकर्णो, ये कहाँ थे? इंडोनेशिया, ये भी एशिया का हिस्सा है इंडोनेशिया। और पांचवे थे वामे एनक्रुमा, ये घाना से थे। घाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ये 5 वो नेता थे जिन्होंने मिलकर गुट निरपेक्ष देशों की नींव रखी और इन्होंने सन 1956 में युगोस्लाविया में एक सफल बैठक की। उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वही निर्णय थे कि ना तो हम अपनी धरती से सबसे पहला निर्णय क्या हुआ कि हम ना तो स्वयं दूसरे गुटों में शामिल होंगे और ना ही हम किसी अन्य अपने साथी को शामिल नहीं होने देंगे, दूसरे खेमे में नहीं जाने देंगे।
और क्या रखी दूसरी बात, ना ही अपने यहाँ सैनिक अड्डों का निर्माण करने देंगे। तीसरा, हम अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति का संचालन स्वयं करेंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप हमें बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें हम किसी का भी, नॉन ऑफ देम, किसी का भी हमारा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा अपनी विदेश नीति हम स्वयं तय करेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ी हम देश मिलकर के अपने साथी देशों का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, उनके समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उनकी आर्थिक समझ हर तरह से उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण कारण था कि ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर चले, विश्व शांति। जो परमाणु अस्त्र हैं उनका बहिष्कार, उन्हें आगे बनाने से रोका जाए, उसके प्रसार बनाना ये सब खत्म कर दिए जाएं, विश्व में शांति हो, इसकी स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। अब उसके लिए, क्योंकि इन्होंने एक और फंड अपनाया, एक सोची समझी रणनीति थी ये। इन जो आंदोलन बना, इसके जो साथी देश थे उनकी भी एक सोची समझी रणनीति बनी। इन सब की क्या बनी होगी, वो ये कि यदि हम किसी भी खेमे में नहीं जाते हैं, ना इधर ना उधर, तो क्या बेनिफिट होने वाला है कि हमें दोनों ओर से सहायता मिलेगी। चलो उदाहरण अपना ही ले लीजिए, भारत का ले लीजिए। मान लीजिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, जब आवश्यकता पड़ी तो अमेरिका से मान लीजिए उसे काम है तो अमेरिका ने इसको सहायता दी। जब अमेरिका सहायता दे रहा है तो सोवियत रूस के दिमाग में क्या बात आई होगी कि ऐसा ना हो कि ये उसी में शामिल हो जाए, उसी की विचारधारा में शामिल हो जाए, उसी को मान ले, उसी के शरण में चला जाए। तो उसने भी सहायता दे दी। तो ऐसे ही वही स्थिति सोवियत रूस के साथ थी और वही अमेरिका के साथ। उसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों ओर से सहयोग हमें मिला जब भी आवश्यकता हुई। जैसे घुड़की कहते हैं ना कि इधर भी घुड़की दिखा दी, नहीं ठीक है मैं अपना हूँ, तो दूसरे के मन में क्या डर होता है कि ऐसा ना हो कि इससे जाके मिल जाए, दूसरा सोचेगा ऐसा ना हो कि उसी से मिल जाए। तो उसके तहत वो चीज़ें सामने आई कि और उसे बेनिफिट हुआ इन देशों को कि जब भी ज़रूरत हुई वो उनका भी सहयोग ले सकते थे, और आवश्यकता थी तो अमेरिका का भी सहयोग ले सकते थे, आवश्यकता पड़ी तो सोवियत रूस का भी वो साथ ले सकते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति का परिणाम भी हम इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को कह सकते हैं कि ये सोची समझी एक रणनीति थी, जिसके तहत ये देश जो पांचों हैं, जो संस्थापक देश हैं, उन्होंने इस पर अमल किया और उसके लिए इन लोगों को मनाया। तो ये तो हुआ कि उन्होंने ये तय किया, अब मैंने बताया ना कि ये इन लोगों ने क्या तय किया कि ना तो वो इनमें किसी में शामिल होंगे, ना ही वो अपने यहाँ आर्थिक या विदेश नीति में कोई हस्तक्षेप करने देंगे, अपने यहाँ सैनिक अड्डे नहीं बनाने देंगे, अपने यहाँ इन छोटे जो और देश हैं उनको भी उनके गुटों में शामिल होने से रोकेंगे यदि वो लालच में आ भी जाए, नहीं, उन पर भी दबाव बनाएंगे। इसके अलावा विश्व शांति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। साथ ही वो निशस्त्रीकरण, इस मामले में भी वो आगे अपने इस कार्य को बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा तीसरे विश्व युद्ध से भी ब्रेक लगाएंगे। तीसरे युद्ध को रोकने, जो उस समय जो स्थिति बन रही थी तीसरे युद्ध की, कि युद्ध ना हो, इस पर भी वो पूर्ण रूप से लगाम लगा करके रखेंगे। अब एक बात और आती है कि भारत की भूमिका, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही होगी। कई बार एक ये बड़ा प्रश्न भी आता है
बड़े प्रश्न को छोटे लघु के रूप में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आता है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है आज के संदर्भ में क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या ये आंदोलन भारत के संरक्षण में आगे बढ़ा। तो हम कह सकते हैं हाँ, कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ बिल्कुल वही स्थिति थी, वो भी तो साम्राज्यवादी शक्ति से मुक्त हुआ था। भारत को भी अपने आप को खड़ा करने में वक्त लगा, लेकिन भारत ने उन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक के साथ भी खड़ा होना मंजूर नहीं, मतलब उसे ये उन दोनों शक्तियों के साथ खड़ा होना मंजूर नहीं हुआ कि ना मैं स्वतंत्र मजबूती से खड़ा रहा और अपने इन साथियों को अपनी वो रणनीति बताई, जिसमें मैंने आपको ये 5 बताए हैं। आपके जवाहरलाल नेहरू और इसके अलावा ये जो हैं जोसेफ ब्रास टीटो जो युगोस्लाविया से हैं, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से और सुकर्णो इंडोनेशिया से, वामे एंड कुमा ये घाना से, इन 5 ने मिलकर के इन एक विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो अब एक बात और थी कि भारत की स्थिति क्या रही। भारत जो था वो एक तटस्थ मतलब उसने अपनी नीति को बिल्कुल मजबूती से सामने रखा कि वो किसी भी खेमे में शामिल नहीं है, और बहुत मजबूती से अपना पक्ष ये भी रखा कि हम जो में हमारे साथ खड़े हैं ये मिलकर के निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। तो ये तो भारत की भूमिका रही। और हमारी तो जो विदेश नीति है उसका तो जो मूल है वो गुटनिरपेक्षता ही है। आज भी ये जो गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन है भारत के द्वारा आगे बढ़ता जा रहा है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें जो सम्मेलन हुआ, देखो मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से में हुआ। पहला सम्मेलन इसका जो हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश सम्मिलित हुए। 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2006 में क्यूबा हवाना में हुआ, और इसमें 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक शामिल हुए थे। फिर 16वां शिखर सम्मेलन तेहरान में 2012 में हुआ। 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में 2016 में हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में एवरजेवान ये हुआ। इसके अलावा कुछ शस्त्र नियंत्रण संधियां भी हुई दोनों महाशक्तियों के बीच में। जब देखा कि कोई भी उसमें शामिल नहीं है, उसके बाद उन महाशक्तियों के बाद कि जो अन्य देश हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं हुए, तब संधियां हुई। एलटीबीटी लिमिट, ये परमाणु सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये हुई थी 5 अगस्त 1963 में। यानी कि जो परमाणु परीक्षण की जो संधि थी वो एक लिमिटेशन में यानी कि सीमित, उसकी एक सीमा परिसीमा तय कर दी गई। फिर SALT सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता पहली जो हुई 26 मई 1972 में हुई, और दूसरी 18 जून 1972 में हुई। तीसरी NPT परमाणु अप्रसार संधि, ये 1 जुलाई 1968 को हुई। और 5 ही ऐसे परमाणु परीक्षण संपन्न देश थे जो परमाणु अस्त्रों का संचालन कर सकते थे, अन्य देश नहीं कर सकते थे। तो ये इन पर एक लगाम लगाई गई, ये संधियां हुई कि यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रति कार्रवाई हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि ये भी एक क्वेश्चन हुआ, अभी एक बात और उठी कि जो भारत है, जब 1991 में विश्व एक ध्रुवीय हो गया,
तो एक ध्रुवीय होने के बाद ये समाप्त क्यों नहीं हुआ? इसको भी एक उसमें हो जाना चाहिए था, उसकी खत्म हो जाना चाहिए था, उसको भी एक एकजुट जो है उसकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं रह गई थी। लेकिन क्या है कि ऐसे देश जैसे एशिया थे, अफ्रीका थे, लैटिन अमेरिका, इनके जो देश थे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो आज़ाद हुए तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्थिति डामाडोल थी, जिसको नए सिरे से उनको खड़ा करना था। तो बहुत सारे देश कृषि के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश में थे। इसके अलावा खनिज पदार्थ और अपने देश के जो अन्य संसाधन थे उन्हीं के प्रयोग को वो कर रहे थे। तो उन्हें आवश्यकता थी एक दूसरे के सहयोग की। तो उन्हें ये लगा कि यदि हम संगठित हैं तो हम छोटे छोटे देश, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, हम छोटे देश हैं, तो यदि हम संगठित हैं तो निश्चय ही हम एक दूसरे का सहयोग आसानी से कर सकते हैं। यदि हम एक हो गए, यदि हमारा अस्तित्व विलीन हो गया तो हम एकजुटता में नहीं रह पाएंगे। तो एकजुटता बनाए रखने के लिए कि वो छोटी छोटी शक्तियाँ जो आज़ादी के बाद अभी अपने आप को खड़ा कर रही थी, कि यदि वो संगठित हैं तो निश्चय ही वो अपनी शक्ति के स्रोत को इकट्ठा कर सकती हैं, शोषण से बच सकती हैं। इसके अलावा ये मिलकर के शस्त्रों की निशस्त्रीकरण के लिए दबाव बना सकती हैं और आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग कर सकती हैं। हमेशा उन्हें उन महाशक्तियों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी जो थोड़ा विकसित हो चुके हैं, विकसित हैं, जिन्हें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई है। आप भारत को ले लीजिए, भारत एक अच्छी स्थिति में है, हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं वो हमसे क्या अपेक्षा रखेंगे? हैं तो छोटे, लेकिन क्योंकि वो हमारे गुट निरपेक्ष में शामिल हैं कि उन्हें हमेशा ही उन महाशक्तियों की ओर देखने की आवश्यकता ना हो, वो अपने इधर से भी, अपने अन्य देशों से भी वो चीज़ें आसानी से ले सकें। 100 यूएनओ के जो सदस्य हैं, 193 देश हैं, ये कम नहीं होते। तो उनका एक संगठन है, यदि वो सब मिलकर के अपनी एक संगठित शक्ति रखते हैं तो निश्चय ही वो हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी हुआ, उत्पादन हुआ, संसाधन हुआ, कोई भी क्षेत्र है उनका, उसमें वो तरक्की कर सकते हैं। और भारत काफ़ी सक्षम है अन्य अपने सहयोगी देशों को, उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सकता है, उन्हें आर्थिक सहायता भी दे सकता है। इसके अलावा जब भी उन्हें आवश्यकता होती है जिस चीज़ की, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। तो आज हमने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर चर्चा की। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आप इसको देखें और जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं नोट्स में, आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हें इस वीडियो के माध्यम से और दिए हुए नोट्स के माध्यम से उन्हें स्वयं हल करें। धन्यवाद।